दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए धमाकेदार एक्शन मूवी लेकर आया हूँ। यह पूरी घटना अंडरवर्ल्ड से है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों अंडरवर्ल्ड में रहने वाले लोगों के लिए एक नियम उससे रिटायर होना यानी मौत को दावत देना। यहाँ किसी भी किस्म की गद्दारी माफ नहीं की जाती। पीछे हटने का मतलब है सीधा एलिमिनेशन ऑर्डर। लेकिन इस धंधे को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला भी एक आदमी था। वो खुद प्रोफेशनल क्लीन अप मैन है, यानी जो भी पुराने साथी हथियार रखकर आम जिंदगी जीना चाहे उन्हीं को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना उसका काम है। पर कहते हैं ना, जो हर वक्त नदी किनारे चलेगा उसके पैर एक दिन जरूर भीगेंगे। एक आकस्मिक हादसे में यही टॉप लेवल शिकारी खुद ही बाकी लोगों की नजर में शिकार बन जाता है। अब उसकी अपनी जान पर बन आती है। अपनी पुरानी उसूलों को तोड़ते हुए उसे मजबूरन उसी टारगेट के साथ हाथ मिलाना पड़ता है जिसे खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट उसे दिया गया था। सवाल ये है, चारों तरफ से घेराबंदी, पीछे पड़ा पूरा संगठन, ऊपर से बाकी दुश्मन। ऐसे में वो इस नरक जैसे खेल से कैसे निकल पाएगा? कहानी लौटती है 2 हफ्ते पहले की तरफ। उस दिन स्ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सबसे भरोसेमंद हिटमैन सैम को नया मिशन थमाया। एक ऐसे साथी को मारना जो कुछ साल पहले एक ऑपरेशन के बीच अचानक गायब हो गया था और तब से जैसे हवा में घुल गया हो। ना कोई फोन, ना कोई कांटेक्ट, ना लोकेशन, कुछ नहीं। सैम ने हफ्तों तक खबर दौड़ाई, पुराने इन्फॉर्मर, सीसीटीवी, फेक आईडी, हर चैनल छान मारा। आखिर बहुत वक्त और मेहनत के बाद उसे एक पतला सा सुराग मिला। यहीं से खेल शुरू होता है, जहां शिकारी को अभी अंदाजा भी नहीं कि इस बार शिकार सिर्फ सामने वाला आदमी नहीं बल्कि पूरा सिस्टम होने वाला है। तीनों पुराने हथियारे अब अपने चेहरे बदल चुके थे। अब वे गोलियों से नहीं बल्कि महंगी कला से सौदे कर रहे थे। अमीरों के लिए आर्ट डीलर बन चुके थे, लेकिन इनके ज्यादातर आर्ट पीस गैर कानूनी थे। इसलिए ये बेहद सतर्क रहते और सिर्फ भरोसेमंद रेफरल से ही नया क्लाइंट लेते थे। अच्छी बात यह थी कि सैम के पास वही सही कनेक्शन था जिससे वो अपने टारगेट तक पहुंच सकता था। मगर ये बीच वाला आदमी खुद भी बहुत बदनाम था। उसने जिंदगी में न जाने कितने जुल्म और गुनाह किए थे। सामने आते ही सैम ने ज्यादा बात नहीं की, सीधे गन निकाली और ट्रिगर दबा दिया। इसके बाद उसने बड़े आराम से उस आदमी का फोन उसके चेहरे से अनलॉक किया और उसी की आईडी से टारगेट को मैसेज भेज दिया कि एक नया क्लाइंट जर्नी टू द वेस्ट वाली आर्टवर्क खरीदना चाहता है और उसका बैकग्राउंड पूरी तरह वेरीफाई है। एक हफ्ते बाद प्लान के मुताबिक सैम की अपने असली शिकार से मुलाकात हो जाती है, जो अब एक लग्जरी विला में रहता है। महंगे सूट में पूरी तरह जेंटलमैन की तरह दिखता है, जैसे उसने अपना पुराना किलर वाला करियर हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। लेकिन सैम अच्छी तरह जानता है कि इस धंधे में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं होता। जो भी बाहर निकलने की कोशिश करे, संगठन की नजर में वो गद्दार होता है और उसका अंजाम एक ना एक दिन मौत ही होता है। बी पहले से ही तैयार बैठा था। जैसे ही सैम ने आर्टवर्क के बारे में बात छेड़ी, वो तुरंत समझ गया कि सामने वाला असली कस्टमर नहीं बल्कि उसकी तलाश में आया हुआ शिकारी है। अगले ही पल बी ने झटके से पिस्तौल निकाली और सीधे सैम के सिर पर तान दी। चेहरे पर घमंड और तिरस्कार साफ दिख रहा था। वो मुस्कुराते हुए सैम को ये कहकर नीचा दिखाने लगा कि आजकल के सारे नौजवान बस ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, असली मैच्योरिटी का मतलब नहीं जानते। लेकिन सैम के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। शांत दिमाग से उसने अपना फोन निकाला और एक टैप में उसी कमरे में छुपा कर रखी गन को रिमोट से एक्टिव कर दिया। अगले ही सेकंड एक गोली चली और बी का खेल वहीं खत्म हो गया। मिशन पूरा होते ही सैम सीधा रेस ट्रैक पर गया, जहां उसका बॉस ऑगस्टस बैठा था। ऑगस्टस बाहर से जितना अकड़ा हुआ और घमंडी दिखता था, अंदर से उतना ही बड़ा नेटवर्क चलाता था। किराए के हथियारों की पूरी फौज उसके इशारे पर काम करती थी। सैम का रिकॉर्ड वो अच्छी तरह जानता था, तेज और क्लीन किल। इसलिए बी जैसे टारगेट का जिक्र सुनकर भी वो ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ। बस रूटीन की तरह अगला कॉन्ट्रैक्ट सामने रख दिया। काम का बोझ बढ़ता जा रहा था, जिससे सैम अंदर ही अंदर चिढ़ा हुआ था। लेकिन जिंदगी चलाने के लिए उसे ये नौकरी करनी ही पड़ती थी। इस बार की खुशकिस्मती ये थी कि नया टारगेट उसके ही घर के पास वाली एरिया में था, मतलब कम यात्रा और बीच बीच में घर देख आने की सहूलियत। लेकिन जैसे ही सैम ने फाइल खोली और टारगेट का नाम पढ़ा, उसका पूरा शरीर टाइट हो गया। चार्ल्स ये वो इंसान था जिसका नाम सुनकर इंडस्ट्री के बड़े बड़े किलर भी पीछे हट जाते थे। जन्मजात हत्यारा जिसकी रेपुटेशन ही डर थी। सवाल उठता है कि इतना खतरनाक बंदा अब खुद हिट लिस्ट पर क्यों है? सैम गाड़ी चलाते हुए यही सोचता रहा। उसने रास्ते में सारी ट्रैकिंग डिवाइस, बग और लोकेशन चेक्स को एक एक करके बंद किया ताकि कोई उसकी मूवमेंट ट्रेस न कर सके, और फिर सीधे घर की तरफ निकल पड़ा। नियम ये था कि असासिन की जिंदगी में कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जहां दुश्मन वार कर सके। लेकिन सच्चाई ये भी है कि सबसे ठंडे दिल वाले किलर को भी कहीं ना कहीं एक घर, एक अपना कोना जरूर चाहिए होता है। जंगल के बीच बसा छोटा सा आरामदायक घर, दरवाजे पर इंतजार करती उसकी पत्नी, यही जगह थी जहां सैम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता था। जैसे ही सैम ने चार्ल्स की फाइल देखी, उसकी पत्नी नोना के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि सामने वाला कोई आम शिकार नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर लीजेंडरी असासिन था। सैम ने पत्नी को तसल्ली देने के लिए दिखावे में बात हल्की बना दी। मुस्कुराकर बोला, ये बूढ़ा तो अब जमीर वाला बन गया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। मैंने इतने लोगों को खत्म किया है कि ऐसे एक आदमी से निपटना मेरे लिए कुछ नहीं। लेकिन नोना
मोना का दिल नहीं मान रहा था। वो बार बार सैम को समझाती रही कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। चार्ल्स न सिर्फ बेहद सटीक शूटर है बल्कि एक बार जो ठान ले उसे पूरा करके ही दम लेता है। उसी रात सैम को बी की मौत का सपना आता है। वह घबराकर उठ जाता है, बेड से निकलकर नाइट लैंप ऑन करता है, गुस्से और बेचैनी में बाहर जाकर फावड़ा उठाता है और जमीन खोदने लगा है, जैसे अंदर का सारा दबा हुआ तनाव मिट्टी के साथ बाहर निकाल रहा हो। इसके बाद वह कई बार अपने हथियारों की पेटी खोल खोल कर चेक करता है। हर पिस्तौल, हर मैगजीन, हर छोटी डिटेल पर नजर दौड़ाता है। असासिनों की दुनिया में हर कोई खुद को टॉप क्लास समझता है जब तक कि सैम जैसा शिकारी उनकी जिंदगी में नहीं आता और एक झटके में उन्हें एहसास नहीं करा देता कि हमेशा उनसे बड़ा और ज्यादा घातक कोई न कोई मौजूद है। चार्ल्स भले ही नाम और इज्जत के मामले में बहुत ऊपर हो, लेकिन सैम की नजर में वो भी पिछले सारे टारगेट्स जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार तैयारी और फोकस जरा ज्यादा रखना होगा। फिर भी पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए सैम ने एक बैकअप प्लान भी तैयार किया ताकि अगर पहली कोशिश में कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी खेल उसके हाथ से ना निकले। कुछ दिन बाद चार्ल्स हमेशा की तरह चर्च में प्रार्थना करने के लिए पहुंचता है। सैम तुरंत चार्ल्स के पीछे चर्च के अंदर घुस जाता है। उसका प्लान साफ होता है, जैसे ही बूढ़ा घुटने टेककर प्रार्थना में ध्यान लगाए वहीं उसे चुपचाप खत्म कर देना। लेकिन यहाँ सैम पहली बार अंदाजा लगाता है कि रिटायरमेंट के बाद भी चार्ल्स की किलर इंस्टिंक्ट जिंदा है। सैम जैसे ही मूव करता है चार्ल्स को खतरे की गंध आ जाती है। एक झटके में पूरा सीन पलट जाता है। हमला करने आया सैम खुद चार्ल्स के कंट्रोल में आ जाता है। दरअसल चार्ल्स ने सैम के कदमों की आहट और माहौल की हल्की सी बदलती हवा से ही महसूस कर लिया था। सैम रेसिस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन चार्ल्स के तेज किक से जमीन पर गिर पड़ता है और दर्द से कराहते हुए वो बूढ़ा किलर बाहर भागकर अपनी कार में बैठा है और पूरी स्पीड से निकल जाता है। सैम उठते ही कार में कूदता है और बिना टाइम गंवाए उसका पीछा शुरू कर देता है। उसे खुद नहीं पता कि उसका बॉस अगस्टस भी दूर खड़ा ये पूरा तमाशा देख रहा है। फिर भी संगठन के बाकी लोग अब भी सैम पर भरोसा करते हैं क्योंकि इस आदमी ने आज तक कोई मिशन फेल नहीं होने दिया। लेकिन इस बार वो सबकी उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है क्योंकि चार्ल्स सीधे घर पहुंच चुका है और घबराहट में अपनी पत्नी डैनी के से कह रहा है कि तुरंत सामान पैक करो, यहाँ से निकलना होगा। चार्ल्स अटारी का छुपा कंपार्टमेंट खोलता है, एक बड़ा सूटकेस निकालता है, उसमें रखे पासपोर्ट और कैश चेक करता है और डैनी के को लेकर भागने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही दोनों दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं खिड़की का शीशा गोलियों से टूटकर बिखर जाता है। सैम उन तक पहुंच चुका है। चार्ल्स फटाफट डैनी के को इशारे से कवर लेने को कहता है और बाहर झुककर हालात देखने की कोशिश करता है। तभी उसे नजर आता है कि कार का टायर पहले से ही पंक्चर है। सैम ने पहले ही उसकी भागने की राह काट दी थी। गुस्से से भरा चार्ल्स कवर लेते लेते सैम की दिशा में लगातार गोलियां बरसाता है, लेकिन सैम बड़ी आसानी से हर शॉट को डॉज कर देता है और धीरे धीरे अपनी पोजीशन मजबूत करता जाता है। कार के दोनों तरफ छुपे हुए सैम और चार्ल्स एक दूसरे पर नजर गड़ाए खड़े हैं। माहौल में सन्नाटा और टेंशन दोनों है। पहले बोलने की पहल चार्ल्स करता है। वो सैम को याद दिलाता है कि चर्च में उसने जानबूझकर उसे मारा नहीं था, यानी उसकी जान बख्शी थी। अब बदले में सैम को भी ये एहसान लौटाना चाहिए और हथियार नीचे कर देना चाहिए। लेकिन सैम का जवाब साफ है, जान तो जान होती है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट साफ कहता है कि मुझे तुम्हें ही खत्म करना है और इतनी बढ़िया मौके को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। अगले ही पल दोनों एक साथ कार के पीछे से निकलते हैं। ट्रिगर दबाने ही वाले होते हैं कि अचानक चारों तरफ से गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। कुछ नकाबपोश अनजान गनमैन उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। इतनी भारी गोलाबारी में दोनों को मजबूरन फिर से कार के पीछे छुपना पड़ता है। अजीब बात यह है कि न सैम इन लोगों को पहचानता है न चार्ल्स, यानी कोई तीसरी ताकत दोनों को एक साथ मिटाने आई है। बस एक नजर का इशारा होता है और दोनों समझ जाते हैं कि फिलहाल जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, दुश्मनी बाद में निपटा लेंगे। पहले मिलकर इन रहस्यमयी हमलावरों को हटाना होगा। दोनों की संयुक्त फायरिंग से कुछ गनमैन गिर भी जाते हैं, मगर तभी सीन और खतरनाक हो जाता है। बॉस ऑगस्टस की ओर से भेजे गए 3 हथियारे भी वहां पहुंच जाते हैं और हैरानी ये कि उनकी गोलियां सीधे सैम पर चलने लगती हैं। आवाज सुनते ही सैम चौकन्ना हो जाता है क्योंकि वो उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता है। ग्रुप का लीडर है एक काला धांसू फाइटर आइजैक, अकेला आदमी पूरी फौज पर भारी, दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक असासिन। उसके बगल में खड़ी है विकेड नाम की औरत जो अपने आप में चलती फिरती मौत मानी जाती है। इन दोनों से बच निकलना बच्चों का खेल नहीं है। विकेड चार्ज लेने ही वाली होती है कि सैम अचानक खड़ा होता है और पहले से प्लांट किया हुआ शॉट फायर कर देता है। अगले ही सेकंड जबरदस्त धमाका होता है, इतनी तेज कि सबके कान बजने लगते हैं और पूरा मैदान धुएं से भर जाता है। दुश्मनों की इसी घबराहट और अफरा तफरी का फायदा उठाकर सैम, चार्ल्स और डैनी के को साथ लेकर तेजी से वहां से भाग निकलता है क्योंकि अब खेल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, अपनी अपनी जान बचाने का हो चुका है। तीनों तंग गलियों से जान बचाकर भागते हैं और पीछा कर रहे किलर से एक कदम आगे निकलकर आखिरकार एक खाली सेफ हाउस में छुप जाते हैं। आसपास की जल्दी से जांच करने के बाद जब थोड़ी देर के लिए सब शांत दिखता है, सैम का गुस्सा फट पड़ता है और वो बिना कुछ कहे सीधा चार्ल्स की नाक पर मुक्का जड़ देता है। इसके बाद वह ठंडे लहजे में पूछता है कि आखिर आइजैक जैसे खतरनाक आदमी इस खेल में आए ही क्यों। चार्ल्स मान जाता है कि कुछ समय पहले उसने जमीर की आवाजा के सुनकर संगठन का एक असाइनमेंट ठुकरा दिया था
था और उसी के बाद से उस पर हंट ऑर्डर जारी कर दिया गया। चार्ल्स उम्मीद करता है कि सैम ये बात समझेगा। कहता है सबसे ठंडे दिल वाले हिटमैन के अंदर भी थोड़ी इंसानियत बची रहती है, लेकिन सैम के लिए ये सब फालतू है। उसकी दुनिया में सिर्फ टारगेट और डेडलाइन मायने रखते हैं। वो गर्व से कहता है कि उसने आज तक एक भी मिशन लेट या फेल नहीं होने दिया। सैम चार्ल्स को खत्म करने के लिए फिर मूव लेने ही वाला होता है कि अचानक डैनी के चीखते हुए बीच में आ जाती है। वो रोते हुए बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, सैम से रहम की भीख मांगती है और दर्द से पेट पकड़ लेती है। ये सुनकर सैम के कदम एक पल को रुकते हैं, लेकिन दिल नरम नहीं पड़ता। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है, पर चार्ल्स को छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि घर जाकर और भारी हथियार उठाने के लिए, ताकि किसी भी हालत में ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सके, क्योंकि उसकी पूरी पहचान ही इस बात पर टिकी है कि वो कभी फेल नहीं होता। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए सैम अपने बॉस ऑगस्टस को कॉल करता है, बताता है कि मिशन में थोड़ा हिचकिचाहट हुई है और उसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। फिर सीधे पूछ लेता है कि आइजैक को भी इसी टारगेट पर क्यों लगा दिया गया। ऑगस्टस बड़ी बेपरवाही से कहता है कि ये सब क्लाइंट की डिमांड थी। ये सुनकर सैम के अंदर से अजीब सा अपमान और गुस्सा उठता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि वो शायद अब सिर्फ एक मोहरा रह गया है, जिसे किसी भी वक्त किसी के भी खिलाफ घुमा दिया जा सकता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने सैम की काबिलियत पर उंगली उठाई थी और ये बात उसे अंदर तक चुभ रही थी। साफ था कि चार्ल्स अब शहर में टिकने वाला नहीं था, इसलिए सैम सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। ऑर्गेनाइजेशन से आई नई इंफॉर्मेशन के मुताबिक शक था कि चार्ल्स अब मैक्सिको भागने वाला है। सैम पार्किंग एरिया में बैठा अगला कदम सोच ही रहा था कि तभी आइजक और विकेट भी गाड़ी लेकर वहीं आ धमके। तीनों की बीच हल्की फुल्की कड़वी मीठी बातें हुई, लेकिन हथियार सबके हाथ में ही रहे। आखिर में सैम को अनमन में मन से मानना पड़ा कि फिलहाल उन्हें साथ साथ काम करना होगा। सैम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि कोई और उसकी शुरू की हुई क्लीन अप पूरी करे। खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर असासिन मानने वाला सैम चार्ल्स को अपने ही हाथों मारकर ये साबित करना चाहता था कि उसकी धार आज भी पहले जैसी है। आइजैक ने सैम की जिद देखकर ज्यादा दखल नहीं दिया, बस जाते जाते इतना कह गया कि अगर वो चाहे तो आइजैक उसकी नकली मौत का पूरा इंतजाम कर सकता है, ताकि सैम इस खून खराबे वाली जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल सके। ये सुनकर सैम एक पल के लिए सच में हिलता है। दिमाग में कहीं ना कहीं नया रास्ता चमकता है, मगर वो अभी भी फैसला नहीं कर पाता। आइजैक गाड़ी स्टार्ट करता है और विकेट के साथ वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद चार्ल्स डैनी के को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। दूर से ही सैम उसे देख लेता है, तुरंत अपनी राइफल तैयार करता है और एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास आकर धीरे धीरे सही एंगल ढूंढते हुए चार्ल्स पर निशाना साधता है। लेकिन जैसे ही वो परफेक्ट शॉट लेने ही वाला होता है, उसकी नजर एक नकाबपोश गनमैन पर पड़ती है जो आगे बढ़कर रास्ता रोकने की तैयारी कर रहा था। सैम झुंझलाहट में बिना देर किए ट्रिगर दबा देता है और वो गनमैन वहीं ढेर हो जाता है। अचानक हुई गोली की आवाज से चार्ल्स चौंक जाता है, तुरंत अपनी बंदूक निकालकर डैनी के को बचाने की पोजीशन लेता है और दोनों तेजी से गेट की तरफ भागते हैं। लेकिन जब तक वे बोर्डिंग गेट तक पहुंचते हैं, अंदर जाने वाला दरवाजा पहले ही बंद हो चुका होता है। बोर्डिंग गेट के दरवाजे के बंद होते ही चार्ल्स थोड़ा संभल ही रहा था कि अचानक बाहर से एक काली कार तेजी से उनकी तरफ बढ़ती नजर आती है। कुछ सेकंड के लिए उसे लगता है कि शायद ये भी दुश्मन ही होंगे, लेकिन कार रुकती है तो ड्राइवर सीट से खुद सैम बाहर निकल आता है। चार्ल्स कुछ कह पाता उससे पहले ही अचानक फिर से गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। दरअसल आइजैक और विकेट दूर नहीं गए थे, उन्होंने चार्ल्स को सैम के साथ भागते देख लिया था और तुरंत उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सैम और चार्ल्स अब पहली बार सच में एक टीम की तरह मूव करने लगते हैं। एक ड्राइविंग संभालता है, दूसरा काउंटर फायर देता है। गोलियों की बारिश के बीच कार जिगजैग मोड़ लेते हुए बैरिकेड तोड़ती है और आखिरकार एयरपोर्ट की सीमा से बाहर निकल जाती है। सड़क पर थोड़ा आगे जाकर जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है तो चार्ल्स गहरी सांस लेकर सैम से पूछता है कि आखिर उसने दुश्मन की बजाय उसकी जान क्यों बचाई। सैम शांत आवाज में कहता है, बस एक पल की कमजोरी समझ लो, अगर नहीं चाहता कि मैं अपना फैसला बदलूं तो चुपचाप बैठो और बेकार के सवाल मत पूछो। चार्ल्स डरने के बजाय हल्की मुस्कान के साथ साफ साफ कहता है कि अब दोनों का दुश्मन एक ही है, इसलिए साथ काम करना ही बेहतर है। सैम मना नहीं करता क्योंकि वो संगठन का असली चेहरा भली भांति समझता है। जो एक बार गद्दार के रूप में चिन्हित हो जाए उसके लिए आखिर में बस दर्दनाक मौत ही लिखी होती है, चाहे वो चार्ल्स हो या खुद सैम। कुछ ही मिनटों बाद सैम उन्हें शहर से दूर जंगल के अंदर एक पुराने लकड़ी के घर तक लेकर जाता है। ये जगह इतनी सुनसान है कि फिलहाल कोई भी यहाँ तक पहुँचने की सोच भी नहीं सकता। डैनी के प्रेग्नेंट है, उसे आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए पहले उसे सेफ रूम में लिटाया जाता है। सैम और चार्ल्स तय करते हैं कि यहीं थोड़ी देर सांस लेकर फिर ठंडे दिमाग से बैठकर प्लान बनाएंगे। अगला कदम क्या होगा, किस पर वार करना है और इस नर्क जैसे खेल से जिंदा बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। सैम के अचानक लिए गए इस जमीर वाले फैसले पर नोना उसे डांटती नहीं, बल्कि उसके अंदर आया ये बदलाव देखकर खुश होती है, क्योंकि जैसा उसके पिता कहा करते थे, दुनिया में जो कुछ भी होता है या बदलता है उसके पीछे हमेशा कोई न कोई वजह जरूर होती है। सैम खुद नहीं जानता कि उसने जो किया वो सही था या गलत, बस इतना समझ पा रहा है कि उसने पहला कदम उठा दिया है। चाहे
चाहे वो एक पल की कमजोरी ही क्यों ना हो, लेकिन अब वो उन्हें सीधा खतरे के बीच ले आई है। अजीब बात अब होती है जब सैम चेहरा धोकर शीशे में देखता है और पलटकर देखता है तो नोना गायब होती है। असलियत ये है कि शुरुआत से अब तक नोना सिर्फ उसकी कल्पना थी, उसके दिमाग में बसा एक परिवार का ख्वाब जो दरअसल उसके दिल में छुपे हुए अपराध बोध और अकेलेपन का रूप था। चार्ल्स ये सब चुप रहकर देखता है। वो भी एक उम्र भर का हिटमैन रहा है, इसलिए सैम के पछतावे, उसके दिमागी बोझ और दबाव को बिना कहे ही समझ लेता है। दोनों अब बिना ज्यादा भावुकता दिखाए सीधी बात पर आते हैं और अगले प्लान पर चर्चा शुरू कर देते हैं। जब चार्ल्स सैम के छुपे हुए हथियारों के जखीरे को देखता है तो हल्के से मुस्कुराता है, जैसे अंदर से चैन मिल गया हो। इतने संसाधनों के साथ उनकी जीत की संभावना अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। किस्मत से जो दो लोग एक दूसरे की छाती में गोलियां उतारने के लिए बने थे, वही अब कंधे से कंधा मिलाकर उसी संगठन के खिलाफ खड़े हैं जो उन्हें कल तक अपना कहता था। डैनी के हौले से चार्ल्स से पूछती है कि अचानक उस पर दया और इंसानियत का दौरा कैसे पड़ गया। चार्ल्स थके हुए अंदाज में जवाब देता है कि उम्र के एक मोड़े में हर बार के खराब से लाफ करने के लिए ज्यादा जिनाल के साथ था, पर आकर आदमी कत्लों की जिंदगी से ऊब जाता है। बस हाथ धोकर सुकून से जीने की ख्वाहिश रह जाती है। सैम को उसकी ये बात थोड़ी मजेदार लगती है। वह हल्के से मुस्कुराता है क्योंकि उसे अचानक वो पहला मौका याद आ जाता है जब उसकी और चार्ल्स की राहें एक दूसरे से टकराई थी। चार्ल्स पहले चर्च में बैठकर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। सैम के लिए ये बात ही समझ से बाहर थी कि क्या बस भगवान से कुछ लाइनें बोल देने की से इतने सालों का खून खराबा धुल सकता है। उसे कभी किसी परास्त शक्ति पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए चार्ल्स की ये फेथ वाली बातें उसके लिए बिल्कुल बेकार लग रही थी। लेकिन चार्ल्स बहुत सादे अंदाज में कहता है कि ऊपर वाले ने ही इन्हें ऐसी हालत में एक साथ ला खड़ा किया है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, किस्मत है। इतना कहकर वो सैम की प्रतिक्रिया का इंतजार भी नहीं करता, बस उठता है और बोलता है कि उसे आज रात की तैयारी करनी है। चार्ल्स कमरे से निकल जाता है और सैम उसके शब्दों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। कब, कैसे, उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि उसके अंदर कहीं ना कहीं सोच थोड़ी सी बदलने लगी है। उसी रात सैम को नोना के साथ गुजरा हुआ पुराना वक्त सपना बनकर सताने लगा है। असलियत ये थी कि कभी नोना भी उसका ही टारगेट थी। सैम ने प्यार का नाटक जाए, फंसाया, डेट पर बुलाया और वहीं उसका काम तमाम कर दिया। मिशन तो एक्सीलेंट मार्क के साथ पूरा हो गया, लेकिन उसी दिन से सैम के मन में एक ऐसा अपराध बोध बस गया जिसने नोना की एक जिंदा छवि उसके दिमाग में कैद कर दी। तभी तो वो उसे आज भी जिंदा घर पर इंतजार करती हुई महसूस करता है। सपना टूटता है, सैम उठकर घड़ी देखता है, बाहर अभी अंधेरा है, तो वो वापस थोड़ा और सोने लेट जाता है। उसे क्या पता था कि इसी वक्त आइजैक भाड़े के सैनिकों की पूरी टुकड़ी के साथ जंगल के अंदर घुस चुका है और धीरे धीरे लकड़ी के उस छोटे से घर को घेर रहा है। अच्छी बात यह है कि सैम ने पहले से ही कई 100 मीटर के दायरे में सेंसर लगा रखे थे। जैसे ही भाड़े के सिपाही उसकी सीमा में घुसते हैं, घर के भीतर लगे अलार्म जोर से बज उठते हैं। चार्ल्स खिड़की से बाहर झांककर पहाड़ी पर आते सोल्जर्स को देखता है और फौरन अंदर भागकर डैनी के को उठाता है, उसे खतरे के बारे में बताकर किसी सुरक्षित जगह छुपने को कहता है। तभी दरवाजा तोड़कर सिपाही अंदर घुस आते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। चार्ल्स बिना देर किए ट्रिगर दबाता है और सामने वाले को वहीं गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ सैम भी एक और घुसपैठिए को बड़ी आसानी से ढेर कर देता है, लेकिन राहत की सांस लेने का मौका नहीं मिलता। घर के भीतर और भी सैनिक घुस आते हैं। चार्ल्स खुद आगे बढ़कर पहल करता है और साइलेंसर लगी बंदूक से सबसे लंबे वाले दुश्मन को खामोशी से गिरा देता है, जबकि सैम अगली लहर का सामना करने के लिए पोजीशन बदलता है। अब असली जंग शुरू होती है। पहली वेव के दुश्मनों को सैम और चार्ल्स की गजब की टीम वर्क के चलते मिनटों में ढेर कर दिया जाता है। सैम जैसे ही आगे बढ़ता है और हथियार उठाने लगता है, तभी अचानक उसके गले पर चाकू की धार महसूस होती है। सामने है विकेट, जो साउंडलेस अंदाज में छुपी हुई थी, लेकिन इस नाजुक हालात में भी वह मन ही मन सैम से एक अजीब सा खेल खेलना चाहती है, जिस कारण सैम पलटकर उसे डिसआर्म कर देता है और उसकी गन भी छीन लेता है। सैम अभी ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी पीछे से आइजैक आ जाता है। अब हालात ये हैं कि सैम दो टॉप असासिन्स के बीच घिर चुका है। सैम जानता है कि यहाँ ताकत का नहीं दिमाग का गेम है, इसलिए सीधे टालमटोल करते हुए बोलता है, आइजैक, दरअसल आज से 10 साल पहले बॉस को पता चल गया था कि तुम फैमिली शुरू करने वाले हो और तुमने संगठन से बाहर निकलने की प्लानिंग की थी। इतने साल से वो लोग तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रहे थे, तभी तुम्हें गायब कर दिया गया। आइजैक एक पल के लिए सन्न पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि सैम कभी झूठ नहीं बोलता। कुछ सेकंड सोचने के बाद वह भी हथियार नीचे रख देता है और मानता है कि हाँ, उस मिशन पर उन्हें बॉस ने ही भेजा था, मगर टारगेट सैम नहीं था। वे लोग तो एक अनजान कॉल की लोकेशन पकड़कर यहाँ पहुंचे थे। जैसे ही ये सच सामने आता है, चार्ल्स और डैनी के भी बाहर आ जाते हैं। असल में पिछले कुछ दिनों में डैनी के ने किसी दूर के जानकार को छुकर कॉल कर दी थी, जिससे संगठन को घर की सही लोकेशन मिल गई। चार्ल्स को जब इस बात की भनक लगती है तो वह गुस्से में
डैनी के को डांटता है और उसकी सेल्फ डिफेंस गन भी छीन लेता है। इन दोनों के बीच का पर्सनल इशू भी यहीं अभी सुलझ जाता है। आइजैक बॉस को कॉल करके रिपोर्ट करता है कि मिशन पूरा हो गया है और वह अब सीधा मिलने आना चाहता है। बॉस को जरा भी शक नहीं होता। आइजैक का कॉल आते ही वो खुश होकर उसे फिर से उसी रेस ट्रैक पर बुला लेता है। फोन करते ही आइजैक बाकी लोगों से पूछता है कि अब अगला कदम क्या होगा। सैम के चेहरे से साफ लग रहा था कि उसके दिमाग में पूरा प्लान तैयार। आइजैक अपनी गाड़ी की चाबी चार्ल्स की तरफ उछालता है और खुद विकेट को साथ लेकर वहां से हट जाता है। पीछे जमीन पर पड़े भाड़े के सैनिकों की लाशों को बस एक नजर देखता है और आगे बढ़ जाता है। माहौल थोड़ी देर के लिए शांत होता है और सैम तेज कदमों से चार्ल्स के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। सबको अब अपना अपना रोल पता है। ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना चार्ल्स डैनी के को कार में बिठाकर जंगल से बाहर निकल पड़ता है। सुनसान पुल पर गाड़ी रोकर वह आखिरी बार सैम से मिलता है। सैम भी पीछे पीछे आ चुका होता है लेकिन साफ कह देता है कि वो इनके साथ नहीं जाएगा। उसका इरादा अकेले रेस ट्रैक पर जाने का है जहां बॉस से आमने सामने मिलकर अपने पुराने गुनाहों और हिचकिचाहट का हिसाब चुकाना है। सैम की आंखों में जो ठान लेने वाली जिद दिखती है उसे देखकर चार्ल्स कुछ नहीं कहता, बस उसके अच्छे लौटने की दुआ करता है और डैनी के साथ दूसरी दिशा में निकल जाता है। सैम सीधे रेस ट्रैक पहुंचता है। बॉस के सामने एक कटी हुई उंगली निकालकर टेबल पर रख देता है और ऐलान करता है कि असैसिनेशन मिशन पूरा हो चुका है। बॉस हल्का सा शक जरूर जताता है क्योंकि न्यूज रिपोर्ट में जिस लाश का जिक्र था उसके चेहरे पर गहरी चोटें थीं और उसकी पहचान कंफर्म नहीं हुई थी। ये सुनकर सैम के दिल की धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि उसे पता है कि ये उंगली चार्ल्स की नहीं बल्कि एक मारे गए भाड़े के सैनिक की है जिसे उसने पहले से संभाल कर रख लिया था। लेकिन वह अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने देता। बॉस भी बात ज्यादा लंबी नहीं खींचता क्योंकि सैम पहले मिशन में जो हिचकिचाया था अब उसका प्रूफ लेकर हाजिर हो गया है, ऐसा सबूत जो ऊपरी तौर पर जुठलाया नहीं जा सकता। बॉस खुद जानता है कि संगठन गद्दारों के साथ क्या करता है और फिलहाल उसकी नजर में सैम ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया है। खतरा टलता देख सैम सीधा मुद्दे पर आता है। वो साफ शब्दों में अपनी आजादी मांगता है। वो तर्क देता है कि बाकी गायब हुए असासिनों की तरह उसने बीच मिशन भागने की कोशिश नहीं की, काम पूरा किया, रिपोर्ट भी दी, इसलिए अब संगठन पर उसका कोई कर्ज नहीं बचता और उसे बिना शर्त छोड़ देना चाहिए। पर शायद सैम बहुत मासूम था। उसने सोच लिया था कि बस अपने काम की रिपोर्ट देकर संगठन से आजादी पा लेगा, पर असल में बॉस इतनी आसानी से अपनी गोल्डन गोज कभी भी नहीं छोड़ता। अचानक सैम अपनी गर्दन में तेज टीस महसूस करता है। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें भारी हो जाती हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। बेसुध हालत में उसे फिर वही पुराना सपना आता है जिसमें वो और नोना साथ थे। होश आने पर जब सैम खुद को देखता है तो पाता है कि वो किसी गोदाम की छत से उल्टा लटका हुआ है। एक हटे कटे गुंडे ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया है। सैम के मुंह से खून बहने लगता है। सामने मॉनिटर पर बॉस पागल सी हंसी हंसते हुए अपने आदमियों को कैमरा लाने का इशारा करता है ताकि सैम का बेरहम हाल पूरी दुनिया को दिखाया जा सके। वो गुंडा लगातार हमला करता जाता है, घूंसे, लात, चेन से गला घोंटना, लेकिन इसी मारपीट के बीच सैम को एक बार फिर शीशे में नोना की परछाई दिखती है और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि आखिर उसने चार्ल्स और डैनी के को क्यों बख्शा, क्योंकि उनमें उसे वो अंजाम दिखता है जिसे वो और नोना जी सकते थे अगर उनकी जिंदगी नॉर्मल होती। अपनी आखिरी सांसों में सैम के अंदर गजब की ताकत आ जाती है और एक जबरदस्त म्यूजिक के साथ वह खुद को छुड़ाता है, पलटकर हमलावरों को एक एक करके मार गिराता है। कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम बिल्कुल शांत हो जाता है। सैम की सांसें चल रही हैं, बाकी सब मौत के घाट उतर चुके हैं। शोर थम जाने के बाद बॉस घबराकर अपने लोगों को फोन करता है लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। मौके की नजाकत को पहचानते ही बॉस चीखता है, सैम, ये सब क्लाइंट की डिमांड थी, मेरी भी मजबूरी थी। लेकिन सैम अब उसकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर देता है। वो अपना गियर उठाकर निकलता है। उसी झील के किनारे जहां वो कभी नोना को डेट पर लाया करता था वहां उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन नोना अचानक फिर से उसके सामने आ जाती है। सैम को लगता है कि ये भी बस एक वहम है, तब तक जब तक नोना अपनी शर्त ऊपर उठाकर नहीं दिखा देती अब सब कुछ असली है। असल में उस दिन सैम की गोली नोना को मरी नहीं थी, वो चमत्कारिक रूप से जिंदा रह गई थी। अब उनकी जिंदगी का खेल पूरी तरह उल्टा हो गया। सैम बन चुका था संगठन का गद्दार और नोना बन चुकी थी कत्ल करने वाली। मरणासन्न हालत में भी सैम चार्ल्स और डैनी के का ठिकाना उजागर नहीं करता। वह खुद अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। तभी जंगल के पार से एक गोलियां चलती हैं, सीधा निशाना नोना पर। चार्ल्स दूर की पहाड़ियों से अपनी स्नाइपर राइफल से फायर करता है। जैसे उसके फाइल में दर्ज था, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन निशानेबाज है और हजारों मील दूर से भी दोस्त की जान बचा सकता है। कहानी यहीं पूरी होती है। बॉस, जिसे लग रहा था कि उसने आखिरकार स्वाद लिया है जीत का, उसे आखिरी मिनट में सैम का कॉल आता है और उसी वक्त सैम की कार में नोना फिर से दिखती है। पर इस बार ये सच है या सिर्फ सैम का वहम, और यही फिल्म एग्जिट प्रोटोकॉल खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी और बेहतरीन फिल्में अगले एपिसोड में मिलेंगी।